हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, बांझ उपन्यास के अब तक के 2 अंकों में हमने जाना कि बांझ सिरगाली सियाने चाणूर के कहने में आकर अपनी जेठानी के बेटे बिल्लू की बलि दे देती है। बिल्लू की मां करतारी बेटे के गम को सह नहीं पाती और पागल सी हो जाती है। सिरगाली को उसके पाप की पोल खोल देने का डर देकर चाणूर रोज रोज उससे कुकृत्य करने लगता है। उधर वंश चलाने की चाह में सिरगाली का पति कृपाल एक गरीब किसान की 16 वर्ष की सुंदर कन्या प्रमिला से दूसरा विवाह कर लेता है। एक रात चाणूर अपनी मिथ्या तंत्र शक्तियों का रहस्य खुलने के डर से कृपाल की हत्या कर देता है। गांव के कुछ समझदार लोग प्रमिला की शादी सिद्धार्थ से करा देते हैं। आइए जानते हैं इस 10वें एपिसोड में सिद्धार्थ अपने परिवार और गांव वालों से सामंजस्य करने के लिए क्या क्या करता है। सिद्धार्थ जब से आया गांव के वातावरण का अध्ययन कर रहा था। गांव अब वह नहीं रहा जिसकी गलियों में उसने बचपन गुजारा था। ग्रामीणों की सरलता और सुहृदयता के अर्थ बदल गए थे। जीवन की गहमा गहमी में सुख और संतोष थोथे हो गए थे। संस्कृतिगत प्रेमाचार और पारस्परिक समन्वय की भावना पर वह पहले तो मुग्ध हुए बिना न रह सका, परंतु शीघ्र ही गांव वालों के सारे सद्गुण जब स्वार्थांधता और कुनैतिकता के अस्त्र शस्त्र दीख पड़े तो दिल को ठेस पहुंची। यानी कि सारा का सारा ही व्यवहार औपचारिक। केवल व्यवहार से गांव का आदमी बदल गया था, किंतु उसका जीवन स्तर और मान्यताएं वही बासी और पुरानी थीं। अब भी लकड़ी का हल बैलों से चलता था। घर के नाम पर कच्ची दीवारों पर खपरेल पड़ी थी। अब भी मिट्टी पत्थर के देवताओं पर दूध पेड़ा चढ़ता था। सामाजिक रूढ़ियों के नाम पर सभी अपना शोषण करा रहे थे। मुखौटों के अलावा अपना कुछ भी नहीं बदला था आदमी ने। अतः शीघ्र ही इस अनपढ़ जाहिल समाज से उसका मतभेद होने लगा। वह कोई भी ज्ञान विज्ञान की प्रगति विकास की बात कहता तो खुलकर हंसी ठट्ठा उड़ाया जाता। जब भी वह उन्हें उनकी गलतियों पर टोकता उसे पढ़ा लिखा बेवकूफ़ समझा जाता। उसे लगा कि इन कूपमंडूकों में खोकर रह जाएगा वह। यद्यपि वह इन्हीं लोगों में से एक था, पर शिक्षा और सभ्य समाज के संसर्ग ने उसके संस्कारों में परिवर्तन कर दिया था। किसी भी आधार पर उनसे जुड़ पाना संभव न हुआ तो विच्छेद होता गया, और यहाँ तक कि कभी कभी तो अपनी विचारधारा में अपने आप को अकेला और दीन पाकर जी चाहता कि क्यों न शहर वापस चला जाऊं, वहाँ कम से कम मानसिक संतुष्टि तो होगी। आहिस्ता आहिस्ता यह विचार पुख्ता हुआ तो इरादा बनता गया, जिसे लागू करने के लिए वह एक सुबह जल्दी उठा, नहा धोकर कपड़े पहने, बालों में कंघा निकाला और जूते पहनकर फीते कस ही रहा था कि उसकी भाभी सिरगाली जीरे से ढुंगारी हुई छाछ का गिलास लेकर आई। उसे कहीं जाने के लिए उद्धत देखकर बोली, कहाँ की तैयारियां हो रही हैं देवर जी? उसके हाथों से गिलास थामकर सिद्धार्थ ने एक घूंट भरी। नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ शहर में। शहर में? धक्का सा लगा सिरगाली को। पर यहाँ की जमीन जायदाद कौन संभालेगा? बड़े भैया। और एक लंबा घूंट भरकर गिलास खाली कर दिया। उनसे है उम्मीद? जो रात दिन झांझ में रहे वह क्या संभालेगा जिम्मेदारी का काम? और फिर उनका जाथर ही कहाँ बचा है खेती बाड़ी के लिए? जाथर की ही नहीं, अनुभव की भी जरूरत होती है खेती बाड़ी को, और यह अनुभव मेरे पास कहाँ। इसलिए यूं क्यों नहीं कहते साफ साफ कि मेरा दिल नहीं लगता गांव में। न वो शहर की सी चमक दमक है, न वो ऐशो आराम, ऊपर से हम लोगों का बोझ। इसलिए न भाग जाना चाहते हो छोड़कर? यह बात नहीं है भाभी, तुम लोगों के बिना तो मैं अनाथ हूँ। अनाथ तो मैं हूँ देवर जी, फिर भी अपने जेठ जेठानी को साथ लेकर अलग रह लूँगी, ज्यों त्यों गुजर बसर कर लूँगी, लेकिन तुमसे विनती करती हूँ हमें छोड़कर मत जाओ। तो मुझे समझने की कोशिश करो भाभी, तुम सब लोग मेरे उन अंगों की तरह हो जिन्हें काट कर नहीं जिया जा सकता है। अपना दायित्व अपना कर्तव्य मैं खूब समझता हूँ। तो फिर गांव छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? भाभी की स्नेहपूर्ण कटुता से व्यथित हुआ सिद्धार्थ बोला, गांव के समाज से सामंजस्य नहीं कर सका मैं, किसी भी आदमी को अपना नहीं बना सका मैं। यहाँ का प्यार धोखा है, यहाँ का अपना तो ढोंग है। मेरी नई ताजी आस्थाओं को ठेस पहुँची है यहाँ के रूढ़िग्रस्त लोगों द्वारा। इनके और मेरे बीच एक ऐसी दीवार है जिसे मैं तोड़ नहीं पाता और जिसके भीतर अकेला कैद होकर जी भी नहीं सकता। अब तुम ही बताओ, ऐसे गांव को छोड़कर न भाग जाऊं तो क्या करूं? सिरगाली गुमसुम खड़ी उसे ताकती रह गई। मैं समझता हूँ मेरा विचार बेजा नहीं, बेमानी नहीं,
किंतु सिरगाली उसके अंतर्गह्वर में कसकसाते कर्मयोगी के दर्शन कर रही थी। और फिर यह क्यों समझती हो कि मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा? नहीं, सबको साथ ले जाऊंगा अपने। परमिला की मनस्या भी जान ली। उसका प्रेरणा स्रोत जानना चाहती सिरगाली। तुम सहमत हो तो उसकी मनस्या जानने की जरूरत ही क्या है? मुझे तो आज तुम पर तरस आ रहा है। सिरगाली ने उसे मातृदृष्टि से देखा। सिद्धार्थ को जिज्ञासात्मक कौतूहल हुआ। क्यों? क्योंकि तुम उस सीधी सादी औरत से भी गए बीते हो जो ससुराल के पराए अजनबी लोगों को अपना बना लेती है। यह चोट सिरगाली ने अपने भविष्य की रक्षा को दृष्टिगत रखकर की। झेपसी मिटाने के लिए सिद्धार्थ होले से हंसा। तो फिर भाभी, अगर तुम वह गुर बतला दो तो अपना विचार बदल लूँगा मैं। वैसे ससुराल और समाज में बुनियादी फर्क होता है। अकेला चना यहाँ भाड़ नहीं फोड़ सकता। भाड़ न सही, असत देखने वाली आँख तो फोड़ सकता है। असत्य देखने वाली आँख को? सिद्धार्थ शून्य में देखने लगा। सिरगाली ने तरकीब बताई। ऐसा करो देवर जी, पढ़े लिखे लड़कों को, अपने विचार वालों को इकट्ठा करके एक ताकत बनाओ। अच्छे भले काम करो। गांव में सबका दिल जीतकर इज्जत कमाओ। तब ही तो पहचानेंगे लोग तुम्हें। इन दकियानूसियों के बीच है तो बड़ा मुश्किल, लेकिन तुम कहती हो तो ठीक है। मैं एक बार फिर कोशिश करूँगा, रचनात्मक कोशिश, और सफल हुआ तो इरादा बदल दूंगा। नहीं तो तुम्हें मेरे इस इरादे की कद्र करनी होगी। मुझे मंजूर है, सिरगाली को कहना पड़ा। अपने भीतर टूटती आशा को जोड़ता हुआ सिद्धार्थ चला गया। एकांत की टोह में सिद्धार्थ घर से दूर, गांव से बाहर काली नदी के तट पर जा पहुंचा। धोबियों की कपड़े धोने पीटने की पटपट और किसी आती नौका की मल्हार से विलग वह नदी के गाधले गंदीले पानी में तैरती मछलियों को देखने लगा। आदरणीय भाभी के शिक्षाप्रद शब्द अभी तक उसकी खोपड़ी की दीवारों में टकरा टकरा कर गुंजायमान हो रहे थे। क्या सचमुच उस औरत से गया बीता हूँ जो ससुराल के पराये लोगों को अपना बना लेती है? शायद वह जहर को पीकर अमृत उगलने लगती है। अपने को हारकर प्रेम के बल पर सबको जीत लेती है। उसमें वह लोच होती है जो झुकना जानती है, टूटना नहीं। क्योंकि टूटने वाला इतना कठोर होता है कि मानवीय धर्म की लड़ाई को नहीं लड़ सकता। इसलिए नमे सो भारी होए। नम्रता, सहन शक्ति और सेवा भाव विजय के अमोघ मंत्र हैं। फिर भी इनके क्रियान्वयन के लिए कुछ सहायकों की आवश्यकता होगी। एक संगठन चाहिए, एक मत लोगों की संग्रहित शक्ति, अन्यथा सत्ताहीनों का सत्य भी झूठ होता है। ठीक ही कहा है भाभी ने। शिक्षित युवकों को साथ लेना ही पड़ेगा, समाज को सुधारना ही पड़ेगा। कैसे हो सिद्धार्थ? पीठ पीछे की आवाज़ से उसका सोच क्रम टूटा। पलट कर देखा तो भूदेव खड़ा था। ठीक हूँ, तुम सुनाओ, यहाँ कैसे? चौड़े नाक, फूले गाल और सांवले रंग का हृष्ट पुष्ट युवक था भूदेव। बोला, उस पार से आया हूँ, ननिहाल गया था। पर तुम अकेले क्यों बैठे हो यहाँ? क्या सनवन दाब रखा है किनारे पर? नहीं तो यूं ही अकेला बैठना भी अच्छा लगता है कभी कभी। क्या है कि अपनी बिखरी हुई क्षमताएं, अपनी खोई हुई विशेषताएं मिल जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। बस यूं समझो, अपने आप से साक्षात्कार होता है अकेले में। हाँ, यह तो है, अकेलेपन में ही दिखता है अपना पानी। सिद्धार्थ ने उसके विचार जानने के उद्देश्य से पूछा। अच्छा भूदेव, कहाँ तक पढ़े हो तुम? तुमसे बहुत कम, कुल 10वीं दर्जे तक। संकोच सा हुआ भूदेव को। काफ़ी है, सिद्धार्थ ने फिर पूछा। और कितने शिक्षित होंगे अपने गांव में? ज़्यादा नहीं, यही कोई 5-7। उसकी चिंतक मुद्रा पढ़ते हुए भूदेव ने बताया। लेकिन सबके सब बेकार, बेरोजगार, परेशान और उदास रहते हैं, क्योंकि मन ही नहीं लगता यहाँ। क्यों? क्या इसीलिए कि नौकरी नहीं मिली? हाँ, कुछ तो यूं भी और कुछ यूं कि यहाँ के समाज से उनकी पटती नहीं। उनके सोचने समझने में और गांव की गली सड़ी जिंदगी में बड़ा अंतर जो है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि सारी किताबें, उनके सिद्धांत और ज्ञान यहाँ के अनपढ़ अनाड़ियों के सामने फेल हो जाता है? ये तो वो कुत्ते की पूंछ है जिसे 12 साल नुलकी में रखकर भी सीधा नहीं किया जा सकता। मगर क्यों? कारण बता सकते हो? सिद्धार्थ ने उसे टटोलना चाहा। कारण है इनकी अंध धार्मिक आस्था और परंपरावादिता। परंपरा तो विवेक को जागने नहीं देती और धर्म विकासोन्मुख प्रेरणा नहीं देता।
दुनिया आज कहाँ पहुँच गई इन्हें पता ही नहीं। क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, यह बेचारे सोच ही नहीं पाते। काम है, सिर्फ काम, वही मिट्टी का काम। मिट्टी की उथल पथल में दिमाग तो ठप हो ही जाता है न। कभी सोचा है तुमने कि इन्हें क्या करना चाहिए? सिद्धार्थ ने पूछा। यही कि जीवन के लिए आवश्यक तथ्यों को ही धर्म मानना चाहिए। जो सत्य और असत्य का निर्णय न कर सके वह धर्म को क्या जाने। और यहाँ के लोगों में वह निर्णय शक्ति है ही नहीं। जो दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। इसीलिए जानते हो क्या करते हैं ये लोग? ईंट पत्थर के देवता पर जो पूजा सामग्री चढ़ाते हैं उसे कुत्ते चट कर जाते हैं। स्त्रियां संकट देवता का व्रत रखती हैं और भूतों की प्रार्थना करती हैं। आपदाओं से बचने के लिए गंडे ताबीज बनवाए जाते हैं, टोने टोटके करवाए जाते हैं। यह भी कोई धर्म है? लेकिन ये मूड इसी को धर्म मानते हैं। तुम्हारा अध्ययन बिल्कुल ठीक है, मैं जान गया। तुम एक सच्चे शिक्षित हो, एक अच्छे चिंतक हो। उसकी स्वानुरूप विचारधारा से संतुष्ट हुआ सिद्धार्थ। बोला, वे इन सब बुराइयों, इन सब कुरीतियों को जानने के बाद भी क्या कभी यह नहीं सोचते कि इनका अंत होना चाहिए? इन्हें मिटाए बिना जीवन स्वस्थ नहीं हो सकता, सुंदर नहीं बन सकता। यह तो सही है, पर कौन मिटा सकता है? जिसके सीने में कुछ कर गुजरने की आग हो वही। भूदेव अकारत ही हंसा। इन्हें कुछ भी कहना भैंस के सामने बीन बजाने की तरह है। सवाल यही तो है, कहा क्यों जाए, करा क्यों न जाए? वह काम किया जाए जिनके अच्छे परिणाम इनकी आंखें खोल दें, इन्हें आकर्षित कर ले। कौन करेगा यहाँ ऐसे काम? मैं और तुम और हम जैसे गांव के तमाम युवक। भूदेव ने सिद्धार्थ को चकित आंखों से देखा। हाँ भूदेव, गांव के अन्य शिक्षितों की तरह मैं भी इस वातावरण में घुटन महसूस कर रहा हूँ। निकल भागना चाहता हूँ यहाँ से, पर कहाँ? मेरा परिवार यहाँ है, मेरे अपने लोग यहाँ हैं। इस मिट्टी में मेरे पुरखों की राख मिली है, मेरी माँ है यह। इस मातृभूमि से अलग नहीं हो सकता। मुझे यहीं रहना होगा, जीना होगा, मरना होगा। इसलिए मेरा धर्म है, मेरा ही क्या, हर एक जागरूक ग्रामवासी का धर्म है कि गांव के लिए, नई जिंदगी के प्रकाश के लिए कुछ करे, कुछ सार्थक काम। लगता है सिद्धार्थ कुछ कर गुजरने की ठान ली है तुमने। अगर तुम और तुम जैसे मित्र साथ दें तो। भूदेव को अपेक्षापूर्ण दृष्टि से देखा सिद्धार्थ ने। मैं चाहता हूँ गांव के युवकों का एक संगठन बनाया जाए और उस संगठन शक्ति से जनजीवन में सुधार के कार्य किए जाएं। हमारे अच्छे कार्यों से लोग हमें पहचानेंगे, हमारी बात मानेंगे और हमारी बताई राह पर चल सकेंगे। बोलो, तुम्हारी क्या राय है? विचार तो मान्य है, मगर कोई बात नहीं, अच्छे प्रयास में बुराई ही क्या है? फिर असमंजस की दशा से उबर कर भूदेव ने दृढ़तापूर्वक कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर तरह से, हर काम के लिए तैयार हूँ। तो फिर एक काम करना होगा, सब पढ़े लिखे युवकों को साथ लेकर मेरी बैठक पर आ जाओ। सारी योजनाएं वहीं तैयार कर लेंगे। फिर दोनों जने वार्ता निमग्न गांव की ओर चल दिए। दिन ढलने से पूर्व गांव पर जब चूल्हों के धुओं के बादल छाए हुए थे, तब भूदेव अपने 3 मित्रों सहित सिद्धार्थ की बैठक पर आया। चबूतरे पर पहले से ही 2 बड़ी चारपाइयाँ और 2 मोढ़े बिछे हुए थे। तीनों मित्र वहीं जमे और भूदेव घर में जाकर सिद्धार्थ को बुला लाया। अभिवादन के पश्चात भूदेव ने उनका परिचय कराया। यह किशन है, इंटर पास, लाला रुड़कामल का लड़का। सिद्धार्थ ने देखा, गोल आंखों, घुंघराले बाल, गेहुए रंग और मंझोले कद का दुबला युवक कुछ लिहाज के साथ बैठा था। और वह रहा जगन्नाथ, वैद्य उप्रेती जी का पोता। गुरुकुल से प्रभाकर किया है इसने। उच्च ललाट, सुआंसी तीक्ष्ण नाक, पतला लंबोतरा मुंह, रंग गोरा और कद ऊंचा। एक अपनी ही गरिमा थी उसके मुखमंडल पर। और इसे कहते हैं शरण सिंह उर्फ शरणु। 10वीं से तो निकल नहीं सका, पर कबड्डी का बढ़िया खिलाड़ी जरूर बन गया। पिछले साल बहुत सा इनाम जीत कर लाया था ब्लॉक स्तर के खेलों में। तीखे नाक नक्श, सोने का सा रंग, कसरती काठी का युवक पालथी मारकर शान और बेफिक्री से बैठा था। भूदेव ने आगे कहा, तो यह है हम 4 मित्रों की चौकड़ी, आपकी सेवा में हाजिर। वैसे अपनी योजनाओं के बारे में कुछ कुछ समझाने की कोशिश की है मैंने, बाकी आप देख लें। तो इस तरह 5 हो गए हम, यानी पंच परमेश्वर। सिद्धार्थ ने सस्मित कहा, आओ गांव की वर्तमान स्थिति पर कुछ विचार विनिमय करें। हमारे विचार विनिमय से यहाँ कुछ नहीं होने वाला सिद्धार्थ जी, जगन्नाथ ने टोका।
क्योंकि पुरानी पिछड़ी हुई पीढ़ी हमें निजी संपत्ति समझकर अपने बासी विचारों का आरोपण करती है हम पर। हमारी नवीनता में उसका कोई विश्वास नहीं, हमारे कार्यों में कोई सहयोग नहीं। हमारे विचारों को जब किसी भी तरह का प्रोत्साहन ही नहीं होगा तो आप ही बताइए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या हो सकता है यहाँ। इसीलिए इन्हें दर्पण दिखाने की आवश्यकता है, वह भी आज की प्रगतिशील दुनिया की एक तस्वीर उनके सामने रखकर। इन्हें बताना होगा कि तुम वही जीवन जी रहे हो जो शताब्दियों पहले जी रहे थे। इन्हें समझाना होगा कि अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए ही सही विकास का पथ प्रशस्त करने दो। आकाश को देखते हुए सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन दर्पण दिखाएगा कौन? क्या युवा वर्ग जो इनकी चौधराहट में संकीर्ण हो चुका है, जो इनके जीवन ढर्रे का आंख मूंद कर अनुकरण कर चुका है, जिसमें जरा भी सोचने की शक्ति है, जो हम जैसे थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं, वे भविष्य के डर से डरे हुए हैं, वर्तमान से मुंह चुराए हुए हैं। जगन्नाथ का समर्थन सा किया किशन ने। सिद्धार्थ उन्हें निरुत्तर करने का तर्क खोजने लगा। तब तक जगन्नाथ ने अपना तजुर्बा जताया। इस तरह अपने आप में अकेला है गांव का युवक समाज, वही जीवन शैली है उसकी भी, समष्टि से व्यष्टि की ओर सारी ऊर्जा महज उसके स्वयं के लिए व्यय हो रही है, परार्थ के लिए नहीं। सिद्धार्थ की चुप्पी से सहानुभूति रखते हुए शरण सिंह ने प्रतिवाद किया, चलो मानते हैं यह सभी बातें सच हैं, मगर क्या इनसे संस्कृति और सभ्यता का रूप नहीं बिगड़ रहा है? गांव की प्रगति, ग्राम्य जीवन की गति का थम जाना ही पतन की ओर बढ़ना है। और इस पतन को साफ देखना चाहते हो तो शहर के औसत आदमी से गांव के औसत आदमी की तुलना करके देख लो। उसका मकान पक्का है, छत के नीचे पंखा फर्राटे भरता है, उसकी मांसल काया पर कीमती कपड़े हैं, और यहाँ न मांस है, न खून, न देह पर साबुत कपड़े। दरिद्रता का नंगा नाच हो रहा है यहाँ, और तुम कहते हो कुछ नहीं हो सकता यहाँ। किशन और जगन्नाथ कुछ हकबके से एक दूसरे की सूरत देखने लगे। शरण सिंह ने उसी आवेश से आगे कहा, अरे यह क्यों नहीं कहते कि जितना जिसको ज्ञान है उतना ही उसका जीवन है और वैसा ही सोचने का ढंग है। शहर के आदमी की ज्ञान परिधि बड़ी है, इसी से उसमें जागरूकता ज़्यादा है, वह अपने भविष्य के प्रति सुलझा हुआ है। अब चूंकि गांव अज्ञानियों का अखाड़ा है इसीलिए पिछड़ा है। अगर चाहते हो तो इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हर तरह से सुधार की गुंजाइश है यहाँ। तो तुम्हारा मतलब है इनके ज्ञान का क्षेत्र बढ़ाया जाए? जगन्नाथ के प्रश्न से व्यंग की गंध आ रही थी, इसलिए शरण सिंह संभल कर बोला, ज्ञान तो बहुत तपस्या के बाद पैदा होता है मेरे भाई, सामान्य ज्ञान का क्षेत्र कहो न। भूदेव ने बात उलझती देख उच्च स्वर में कहा, मैं समझता हूँ अपने अपने विचारों में आप दोनों ही ठीक हैं। बड़ी पीढ़ी के लोग अगर हमसे कुछ लेने में अपना छोटापन समझते हैं तो छोटी पीढ़ी के लोग अवश्य हमारे बड़प्पन को स्वीकार करेंगे। वे हमारी बात सुनेंगे, समझेंगे तो मानेंगे भी। क्यों न अपनी इस पूंजी को ही खड़ा कर लिया जाए, गांव के भविष्य को स्वर्णिम बना दिया जाए। बच्चे हमारी पूंजी हैं, हमारा भविष्य है, और उनकी सबसे पहली ज़रूरत है शिक्षा। बिल्कुल सही कहते हो भूदेव। सिद्धार्थ का मंतव्य भी मानो यही था। शिक्षा वह ज्योति है जो मानव मन को आलोकित कर देती है, उसे सभ्य और सुसंस्कृत बनाती है। इसके प्रकाश में मनुष्य अपना दिग्दर्शन स्वयं कर सकता है। क्यों न शिक्षा का दान दिया जाए? सिद्धार्थ के मन का पोषण करने के लिए शरणु ने कहा, अवश्य, शास्त्रों के अनुसार शिक्षा का दान है भी महान। भूदेव ने भी विवेचन किया, इस अपनी वाली पीढ़ी के लिए न सही, कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए तो कुछ न कुछ करना ही होगा इस दिशा में। अगर आप सब सहमत हैं तो इतना याद रहे, कुछ करने के लिए धैर्य के साथ सेवा और त्याग का मार्ग अपनाना होता है। जो स्वार्थहीन होकर किसी की भलाई नहीं कर सकता, वह जाति उत्थान के लक्ष्य में कभी कामयाब नहीं हो सकता। सब इस प्रकार गंभीर हो गए मानो सिद्धार्थ के उपदेश को हृदयंगम कर रहे हों। किशन ने पूछा, तो फिर कोई प्राथमिक विद्यालय की योजना ठहरी है? हाँ, क्योंकि इस सुकार्य के लिए सभी सहज सहयोग दे सकते हैं, मगर इसके लिए जगह की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। जगन्नाथ की सहमति प्रस्फुट हुई। हाँ,
जगह के बिना तो कैसे चलेगा, कहीं है उपयुक्त जगह? सभी नज़र दौड़ाकर सोचने लगे कि कहाँ हो सकती है जगह। शरणु ने सुझाया, देखा जाए तो मंदिर की वह जगह भी ठीक है जो कल्लर पड़ी है शहर वाले रास्ते पर। कोशिश करने पर ग्राम सभा भी अनुमति दे देगी। अब देख लो कैसी रहेगी वह। एकदम फर्स्ट क्लास, भूदेव ने चुटकी बजाई। हाँ भैया, देव मंदिर तो बना नहीं, विद्या मंदिर ही सही। तो फिर कल से चंदा मांगना शुरू, ताकि वहाँ झटपट झोंपड़ियाँ डाल दी जाएं। आशायुक्त दृष्टि से सिद्धार्थ ने उन्हें देखा। और वह भी कम से कम 5। तो क्या अध्यापक भी हम ही लोग रहेंगे, या कि हम ही लोग और कौन, वह भी अवैतनिक? साथियों, अगले अर्थात 11वें एपिसोड में देखते हैं पढ़ा लिखा सिद्धार्थ गांव में जागरूकता लाने के लिए क्या एक स्कूल की स्थापना कर पाया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।